फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी की कोई सीट आती है तो यहाँ पे हम आपको उसका इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। फ्रेंड, आज की इस क्लास से ही स्टार्ट हो रही है हमारी क्लासेस, जिसमें हमारे 31 प्रैक्टिस सेट होंगे और बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो भी ऑथेंटिक बुक है। 31 प्रैक्टिस सेट जो तैयार किए गए हैं वो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और साथ ही सभी यूनिट जो 10 यूनिट लगी हैं उन पर आधारित है। पिछली बार जो बैच हमारा चला था उसके सफलता के साथ इस बार भी हमारा जो है कोर्स स्टार्ट हो चुका है, मतलब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आज से ही। अगर आप लेना चाहते हैं या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो फ्रेंड, इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा जो क्लास है ये हमारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और 2005 से 2020 तक जो एग्जाम हुए हैं सभी को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। साथ ही फ्रेंड, आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है हिंदी साहित्य का, वो मैंने 10 यूनिट जो लगी हैं, सिर्फ आप एक बार जाके उस क्लास को देख लीजिए, फिर आप बताइएगा कि हाँ ये क्लास जो है बिल्कुल हेल्पफुल है, क्योंकि वो टाइम उसमें लगा है 56 मिनट। अब आप समझ सकते हैं मैंने उस 56 मिनट में आपको आपके पूरे सिलेबस को जो आप सालों में पढ़ेंगे उसको मैंने उस 56 मिनट में क्लियर किया है। जितनी भी यूनिट लगी हैं उनको, साथ ही जो विधाएं लगी हैं उनके प्रकाशन वर्ष, उनके रचनाकार और उनकी विशेषता, सभी को मैंने उसमें क्लियर किया है। तो उसको एक बार जाके आप देख लीजिए। अगर आपसे नेट क्लियर नहीं हो रहा है या जेआरएफ करना चाहते हैं तो हमारी समझ में आपको जरूर देखना चाहिए। ओके, हिंदी साहित्य के लिए साथ ही हिंदी की कौन सी बुक जो है पढ़ना है, आपको फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ना है उस पर मैंने क्लास बना दी, क्योंकि मैंने आपकी सोच रखा था कि मुझे एक सीरीज से क्लासेस बनानी है। वही मैंने किया, पहले आपको सिलेबस दिया, उसके बाद मैंने आपको बुक्स बताई और अब हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आज हमारी पहली क्लास है। 2005 का जो पेपर हुआ था उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए अब सारी बातें बाद में डिस्कशन करेंगे और पहले हम सारा क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है भाषा से लिया गया और जैसा कि आपको मालूम है पहली यूनिट जो है आपकी भाषा से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नहीं पे आप जरूर ध्यान रखिए। जब भी एग्जाम में आप जाइएगा तो वहां तो टिक करने का है नहीं, लेकिन तब भी आपको नहीं, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं लेकिन इस पे जरूर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 1 या 2 नंबर से जिनका जेआरएफ या नेट रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी रह जाता है और कहीं ना कहीं उनकी जो है थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। ओके, तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो देखिए बुंदेली भी है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, बघेली जो है नहीं है। बघेली किससे ली गई है हमें जरूर बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए जिससे चीजें आपको याद रहें। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो भाषा जो है भाग 17 में है, ठीक है। और अनुसूची कौन सी, 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है, ठीक है। और 210 और आपका 120 ये भी आपके भाषा से ही रिलेटेड है। साथ ही आपकी जो 443, ओके सॉरी यहाँ पे 443 है लेकिन यहाँ पे 135 लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा, लेकिन 343 से 351 तक आपकी भाषा से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फिर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है, हमें सभी कुछ लेकर चलना है, क्योंकि अब एग्जाम जो है दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ती जा रही है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तभी आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे। घूमते फिरते आप कभी भी आपको लेट हो जाएंगे, आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर आप एक सही दिशा निर्देश में, सही मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तो आपको निश्चित सफलता हासिल होगी। क्योंकि इस बार हमें इस चीज का एहसास भी हुआ है कि हमने ऐसे लोगों को एग्जाम क्वालिफाई कराया है जो कभी ये उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। तो फ्रेंड ये मैं अपना नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज बता रही हूँ कि एक सही चीज बताना और सही गाइडेंस देना भी बहुत बड़ी चीज है। कर तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सी हो जाएगा चेन्नई।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्वघोष महाप्राण ध्वनि है? तो हमने आपसे बोला है कि अब आपको ये क्लासेस सभी एकदम से क्लियर होंगी कि सभी चीजें हम अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्लास आपकी इस पे भी अलग से बनेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घा, जो सघोष है। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर जिसमें लास्ट में स्वर निकले, ध्वनि निकले, तो ये क्या हो जाएगा? आ जब बोलेंगे तो उसमें पश्च स्वर आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो साहित्य पे हमारी क्लास मतलब बन चुकी है। जितने भी एमसीक्यूज हैं आज मतलब 2005 से अब तक के सारे हमने क्लियर करके रख लिए, बस उसकी क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा गायशदा तासी। ओके, कितने भागों में लिखा, क्या लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, ये सब आपको जानना है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन अष्टशाप का कवि है? अष्टशाप के कवि हमने आपको बताए हैं, पहले भी पढ़ाए, लेकिन इस पर ट्रिक के माध्यम से हम आपको एक क्लास दे देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अष्टशाप का कवि किसको कहा गया है? सूरदास जी हैं, बाकी कोई अष्टशाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है। ये जो है पत्रिका किसने निकाली थी? ये चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे, ठीक है। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन थे जिन्होंने आनंद कादम्बनी निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? आपको मालूम होगा प्रयोगवाद में 4 सप्तक दिए थे अज्ञे जी ने, और उन्हीं में से यहाँ पे बताना है कि कौन नहीं है सप्तक का, जो है इनमें कौन नहीं है? तो हरि नारायण व्यास है, श्रीकांत वर्मा है, नेमिचंद जैन है, डी नरेश मेहता है। तो इनमें कौन नहीं है पूछा गया है आपसे, तो आपको बताना है कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड, श्रीकांत वर्मा किसी में भी नहीं आते, किसी ताल सप्तक में नहीं आते। 4 ताल सप्तक है, आप बताइएगा कौन से ताल सप्तक में किसी कोई भी रचना मतलब महिला लेखक का नहीं है? तो आपको अगर मालूम है तो जरूर बताइए हमें। भागवती के लेखक कौन है? भागवती उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? किसने लिखा है ये? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फुल्लोरी। और जो भाग्यवान होते हैं वो श्रद्धावान भी होते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है, और ये महाभारत पर आधारित है। नेक्स्ट है, कुटज की लेखक कौन है? तो कुटज किसने लिखा है? 1964 में। 1964 में कुटज लिखा है, किसने? ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये निबंध संग्रह है इनका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? तो अमरकांत ने कौन सी लिखी? अमृतसर आ गया, ये किसने लिखा है? परिंद्र निर्मल वर्मा ने लिखा है। टूटना राजेंद्र यादव जी ने लिखा है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी जी ने लिखी है। अब रचना कौन सी बची है अमरकांत की? जिंदगी और चूक। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बताइए कैसे असफल होंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका, पहल का संपादक कौन है? पहल किसने निकाला है? तो ये निकाला है किसने? अब आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि पहल जो है पत्रिका है, किसने निकाली है? तो आप बताइए किसने निकाली है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पहल, रविंद्र कालिया या फिर ज्ञान रंजन। अब यहाँ पे 2 नाम ऐसे दिए गए हैं, राजेंद्र यादव होंगे नहीं, विश्वनाथ तिवारी होंगे नहीं। अब 2 नाम है, इनमें कंफ्यूजन होगा, आप या तो रविंद्र कालिया टिक करेंगे या फिर ज्ञान रंजन, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा सही तो आप टिक करेंगे राइट आंसर। तो जो आपकी पहल पत्रिका है ये किसने निकाली? ये निकाली है ज्ञान रंजन ने। और कोई ज्ञानी होगा वही कोई पहल करेगा, ठीक है। ये चीज आप इस तरीके से ध्यान रखिए। धन्य लोग किसकी रचना है? तो धन्य लोग जो है आनंद। ध्वनि जब आपके कानों में जाती है, कोई अच्छी ध्वनि जाएगी तो आपको आनंद भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये कौन है? उज्ज्वल नीलमणि। अब जो उज्ज्वल कौन होगा? रूप जिसके पास होगा वही उज्ज्वल। उज्ज्वल का अर्थ क्या हो गया? मतलब जो उजाला, मतलब सफेद कलर जिसका प्रकाश अधिक होता है, रूप गोस्वामी। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यक्ति, अभी यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना कि अभी जो है अभी नवगौतम, ठीक है। और अनुमति कौन मांग रहा है? तो शंकुक जो है जो संकालु व्यक्ति होता है वो अनुमति मांगता है। नेक्स्ट है, अभिव्यंजना के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजना किसने दी है? क्रोचे ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो ये इलियट ने दिया है। नेक्स्ट है, और इलियट ने जो है इसके कितने भेद दिए हैं ये आपको पता करना है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी का विकास कैसे हुआ? देखिए सबसे पहले कौन सी आएगी? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। नेक्स्ट फिर आता है आपका क्रम से लगाने के लिए। क्रम से लगाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे आप क्रम वाले क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पे आपका बी होगा। नागरिक विचारणी सभा काशी सबसे पहले आएगी, हिंदी साहित्य सम्मेलन बाद में आएगा, फिर दक्षिणी भारत और फिर आपका जो है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। नेक्स्ट आपका जो है क्रम से ही लगाना है, ये भी रचनाकार। अब इसके लिए मैंने आपको कई बार बताया कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे मैं यहाँ पे लिख करा रही हूँ, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक जगह पे नोट करते जाइए जितने भी रचनाकार हैं। वैसे तो मैंने खुद पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए, तो अगर आप इसको अपने आप बनाएंगे तो इनको एक जगह पे रचनाकार जितने हैं उनको लिख लीजिए और उनका जन्म समय लिख लीजिए, ठीक है, जिससे आपके लिए आसानी ही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मिश्र बंधु आएंगे, मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रिकाओं नहीं है, पत्रिकाओं है, ठीक है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सी आएगी? इसमें आएगी आपकी कविवचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर हंस, फिर धर्मयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सी आएगी यहाँ पे आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी सबसे पहले आएगी और मगध सबसे बाद में आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है 26 नंबर, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपका आना चाहिए सेवा सदन, फिर आपका त्यागपत्र, फिर मैला आंचल, फिर आधा गांव। आधा गांव 1966, मैला आंचल 1954 और त्यागपत्र इसका जो है 1934 शायद है, 1937 ऐसे, सेवा सदन 1918। सॉरी फ्रेंड। नेक्स्ट आपका जो है निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? आएगी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के बाद सिंदूर की होली, लहरों का राजहंस, 8वां सर्ग। नेक्स्ट जो रस सूत्र के व्याख्याकार हैं उनमें पूछा गया है सबसे पहले कौन आएंगे? तो सबसे पहले आपके आएंगे भट्ट, लोल्लट, फिर भट्टनायक, फिर शंकुक, अभिनवगुप्त। ऐसे ही लगाना है? नहीं, भट्ट, लोल्लट, शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनवगुप्त। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाश्चात्य कालशास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? अरस्तु आएंगे, फिर कॉलरिज आएंगे, फिर जानको रैनसम आएंगे, आईआर रिचर्ड्स आएंगे। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका? यहाँ पे होगा काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। ओके, यहाँ पे आपको ये जो है मैच करना है, इसमें आपको मैच करना है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसे आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है इसमें आपको मैच करना है, इसमें भी आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका 32 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे भी आप मैच कर लीजिएगा। कांता प्रसाद जो है इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा है और किशोरीदास वाजपेयी जो है इन्होंने शब्दानुशासन लिखा है। उदय नारायण तिवारी जो है इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा भाषा और समाज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी मैच करना है। आत्मजयी किसने लिखा है? तो देखिए, धूप के धान जो है गिरिया कुमार माथुर ने लिखा है। आंगन के पार द्वार अज्ञे जी ने लिखा है। धरती किसने लिखा है? त्रिलोचन ने लिखा है। आत्मजयी कुंवर नारायण ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी मैच करना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका अभी हम पढ़कर आए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। एक साहित्य की डायरी, ये मुक्तिबोध ने लिखी। आत्मनिर्भर किसने लिखा है? शुद्ध कविता की खोज, आत्मनिर्भर लिखा है आज्ञे जी ने। शुद्ध कविता की खोज किसने की है? दिनकर जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच करने के लिए है, ये उपमान मैले हो गए, ये किसने कहा है? आज्ञे जी ने कहा है। हम राज्य लिए फिरते हैं, वत्रस लालच लाल की, तो ये बिहारी जी ने कहा है। भक्ति ज्ञान नहीं कछ वेदा, तो ये तुलसीदास जी ने कहा है। हम राज्य लिए फिरते हैं, तो ये किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। नेक्स्ट फिर इसको भी मैच करना है। तो यहाँ पे बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा। फ्रेंड ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए, एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, ये किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध में कहा है। अधिकार सुख न मादक और सारहीन है, ये किसने कहा है? तो ये प्रसाद जी ने कहा है। और किस नाटक में कहा है? तो ये आप बताइएगा। निज भाषा उन्नति है, ये तो कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। मर साढ़े पर पाठ है, तो ये जो है गोदान में प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, और ये कहा है होरी जो है वो कह रहा है धनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी मैच करना है। पत्रिकाएं हैं, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र,
सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, वसुधा, वसुधा किसने लिखी है? ये कमला प्रसाद ने लिखी है, मतलब लिखी नहीं है, पत्रिका है, संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी मैच करना है। पंचवटी, पंचवटी क्या है? प्रिय प्रवास क्या है? एक कंठ विस्वाई, शिवावनी। तो देखिए जो आपका प्रिय प्रवास है ये एक महाकाव्य है और पंचवटी एक खंड काव्य है। एक कंठ विस्वाई ये क्या है? फिर शिवावनी क्या है? तो इनको आपको मैच करना है। ओके, तो आइए देख लेते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे आपको लगाना है कि पंचवटी आपका खंड काव्य है ही, प्रिय प्रवास आपका महाकाव्य है जो हरिवंश जी के द्वारा लिखा गया और प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। एक कंठ विस्वाई ये क्या है? तो एक कंठ विस्वाई जो है ये काव्य नाटक है। शिवावावनी फिर क्या होगा? ये मुक्तक होगा केशव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करने के लिए ही है। अभी हमने आपको बताया कि 4 व्याख्याकार जो हैं नाट्य शास्त्र के, भट्ट लोलट ने क्या दिया है, भट्ट नायक ने क्या दिया। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको 2 या 1 भी मालूम है तब भी आप राइट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती चल रही हूँ, टिक आप अपना खुद लगा लीजिएगा। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया है, शंकुक ने अनुमति दिया है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संकालु व्यक्ति है वो अनुमति मांगेगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल मांगेगा, क्योंकि संकालु व्यक्ति खड़ा रहेगा। भट्ट नायक जो है इन्होंने क्या दिया है? मुक्तिवाद दिया है। ठीक है, भट्ट लोलट बचे इन्होंने क्या दिया है? उत्पत्तिवाद दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी आपको मैच करना है। तो यहाँ पे जो जैक देरिडा है इन्होंने विखंडनावाद दिया है। इलियट ने क्या दिया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो आपका ज्यापाल सात्र है इन्होंने अस्तित्ववाद दिया। सात्र जो है ये अस्तित्ववाद से संबंधित है। इलियट जो है इन्होंने क्या दिया है? निर्व्यक्तित्व। क्रोचे अभिव्यंजनावाद। मार्क्सवाद किसका है? मार्क्स का है। नेक्स्ट फिर आपके आ जाते हैं स्थापना और तर्क के क्वेश्चन। मैंने आप सभी को बताया था कि आपको इसको कैसे सही करना है। फ्रेंड मैं हमेशा आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में ले जाती हूँ। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन पेपर मिले उनके स्थापना और तर्क के क्वेश्चन पेपर एक जगह लिख लीजिए। अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये चीज हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रही है। तो नाथ सौंदर्य की कविता की आयु बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि ये रामजन शुक्ली ने अपनी कविता में कहा है। नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। तो क्या ये सही है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कथन दिए हैं, ये क्या सही है? तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, तो सही है। भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि भाषा नहीं है तो समाज की कल्पना कैसे की जा सकती है, क्योंकि भाषा ही समाज को एक विकासशील बनाती है ना। तो ये दोनों के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसका सही हो जाएगा, तो इसका ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। प्रभावित नहीं है मतलब प्रभावित है। बहुत सारे रचनाकार हैं जो प्रभावित हैं पश्चिम साहित्य से। नई कविता क्या है? नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगी आपको कि आप अगर इससे आपको एक टॉपिक पता चलता है, कोई भी स्थापना और तर्क का क्वेश्चन लिया गया तो वो एक टॉपिक से लिया गया, चाहे वो प्रगतिवाद का हो, चाहे आपका प्रयोगवाद का हो, चाहे वो नई कविता हो, कोई भी हो, छायावाद से होगा, रीतिकाल से होगा, आधुनिक काल से होगा, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। तो क्या इसका राइट होगा ये? तो यहाँ पे ये दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो दिया गया है इसमें आपका हो जाएगा ए आर दोनों गलत, क्योंकि दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। तो इस चीज का कहीं ना कहीं खंडन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो दलित नहीं है लेकिन उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं जैसे आपको लगेगा कि इन्होंने ये भोगा ही है। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाए, ए आर दोनों गलत होंगे। क्योंकि अब यहाँ पे एक बार मैं व्याख्या कर देती हूँ कि दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई भी लेखक या रचनाकार इसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही अन्य व्यक्ति को भी हो सकता है। जैसे अभी जो आपके स्त्री विमर्श पे लिखा जाता है तो बहुत सारे रचनाकार हैं जो पुरुष रचनाकार हैं वो भी इस तरीके से रचनाएं लिखते हैं, जैसे आपको लगेगा कि जो इन्होंने भोगा ही है। तो इस तरीके से जो है वो भी अगर उसका कोई तथ्य ऐसा दिया होगा तो वो भी गलत हो जाएगा।
अब आइए देखिए 5 क्वेश्चन जो आपके आते हैं व्याख्या इससे अनुकरण से, जिसको अनुकरण कहते हैं या अवतरण कहते हैं, व्याख्या कहते हैं, कुछ भी इसे आप कह लीजिए। एक पैराग्राफ दिया होता है जिसके 5 क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं और उनको आपको इस पैराग्राफ से ही राइट करना होता है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ नहीं देखना है, इस चीज को आपको नहीं देखना है एग्जाम में। आपको देखना है कि यहाँ पे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, मतलब जब क्वेश्चन जो पूछा गया हो वही आपका अवतरण में दिया गया होगा। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, सत्य है, ये तो आप अपने आप ही सत्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दूसरा क्वेश्चन, लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि लोभी व्यक्ति जो है उसका भाव जगत संकुचित हो ही जाएगा, क्योंकि वो स्वयं तक ही सीमित रहेगा। और जो आपके मालूम होगा जिनके अंदर लालच नहीं होता है वो तो सर्व के लिए काम करते हैं, है ना, तो सार्वभौमिक के लिए काम करते हैं, तो उनके अंदर लालच नहीं होता। और लोभी व्यक्ति जो है स्वयं में ही संकुचित हो जाता है। तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। बाद में आप पैराग्राफ पढ़िएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट, अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए या दूर भाग जाना चाहिए। ये भी सही है, हो रहा है, उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। दूसरों को ध्यान उधर आकर्षित करना चाहिए, दूसरों का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। अगर कोई अत्याचार हो रहा है स्वयं पर या किसी पर आपके समाज में, तो शिक्षा हमें यही आदेश देती है कि हमें जो है ऐसे ही अच्छे कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट है, उदासीनता किस प्रकार का रोग है। तो ये कैसा है, मानसिक, शारीरिक, अस्थाई या स्थायी। तो यहाँ पे उदासीनता किस प्रकार का रोग है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये एक मानसिक रोग हो जाएगा, क्योंकि उदासीनता या उदारता ही ये मानसिकता होती है लोगों की। कि कुछ लोग होते हैं कठोर होते हैं मानसिक रूप से, जो जिनके अंदर कोई उदारता नहीं होती है ना। नेक्स्ट है, कविवाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों के लिए संभव है। कविवाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है, सभी लोगों के लिए जीवन के लिए संभव है। तो आप इसका जो है पैराग्राफ देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। और ये थे 50 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं 31 प्रैक्टिस सेट, क्योंकि 31 प्रैक्टिस सेट कोई नहीं देगा और बहुत ही कम फीस में, बहुत ही कम फीस। हमारा उद्देश्य है कि सभी पढ़कर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। हमसे जो भी बनेगा हम आपकी हेल्प करेंगे, आप पढ़िए और जो है सफलता हासिल करिए। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। और साथ ही हम आपके लिए, अगर आप नेट जे क्वालिफाई कर चुके हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी किसी भी स्टेट से या यूनिवर्सिटी से कोई भी सीट आती है तो मैं यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन सेंड करती हूँ। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।